वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉल फॉर केयर। वैसे कई बार हम अक्सर ऐसा देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है, हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है, या फिर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एकदम खत्म सी लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में, जो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि आपके शरीर का एकदम सुन्न पड़ जाना। अब आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन है, बताएंगी हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर विभा शर्मा, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर विभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कई बार विभा जी, में ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रोक की हम बात करें अगर, कि हमारा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक की पहले तो डेफिनेशन ये है कि बॉडी का कोई भी हिस्सा पैरालिटिक हो जाता है। अब उसकी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, चाहे वो लोअर नीचे का हिस्सा है, टांगे हैं, आधा शरीर है, कई बार फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, कई बार शरीर के किसी एक हिस्से का में इसका इफेक्ट आ जाता है, तो पर्टिकुलर वो एरिया काम करना बंद कर देता है, आई मीन मूवमेंट बंद कर देता है। अलाइव रहता है, वो बॉडी के साथ रहता है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। आयुर्वेद में से एक्सप्लेन करें तो इसको वाता का जो मैक्सिमम एग्रेवेटिव जो स्टेज है उसे मानते हैं, और वायु और कफ, यानी कि वाता के एग्रीवेशन के साथ जब कफ का भी आवरण हो जाता है तो डेफिनेटली जो बॉडी का कोई पार्ट है वो इमूवेबल हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कभी कोई एक्सीडेंटली या किसी और वजह से कोई ब्लड का जो क्लॉट बन जाता है और वो सर्कुलेशन में मूव करता है और ब्रेन के किसी हिस्से में जाके रुक जाता है, तब इस तरीके से पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है। उस केस में या तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करना होता है बहुत जल्दी, या फिर वो डिसॉल्व नहीं हो पाता तो उसे सर्जिकली रिमूव करना होता है। इसके अलावा भी बहुत कारण है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या नर्वस सिस्टम के बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से, या मसल्स के इतना वीकनेस हो जाने की वजह से बॉडी के पार्ट्स की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। उन केसेस में हम डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के साथ या पंचकर्मा के जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, जिनसे पहले वाता का जो एग्रीवेशन है उसको खत्म किया जाता है। इसके अलावा मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए डिफरेंट टाइप की मसाजेस दी जाती हैं, स्टीमिंग दी जाती है कुछ ऐसी औषधियों के साथ, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो और जो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है उसमें थोड़ी सी लाइव और लाइवलीहुड वापस आनी शुरू हो, ताकि बॉडी के जो पार्ट्स की मूवमेंट्स बंद हो गई हैं वो वापस आनी शुरू हो। तो ये मतलब उस टाइम बहुत मैनेजमेंट की जरूरत है। जिस टाइम स्ट्रोक होता है तुरंत मेडिकेशन की जरूरत है। अगर किसी तरह का एम्बोलिज्म यानी कि क्लॉट नहीं बना है तो ऐसे केस में बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल डेफिनेटली आयुर्वेद की तरफ अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना चाहिए। होता क्या है कि जनरली लोग 15-20 दिन पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद जब वहाँ नहीं रिलीफ मिलता है तब आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो मेरा कहना ये कि डायग्नोसिस इज मस्ट। अगर वहाँ पे क्लॉट नहीं है, क्लॉट रीजन नहीं है पैरालिसिस का, सिर्फ वाता का एग्रीवेशन है या टेम्परेचर वेरिएशंस हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे बस में या कार में आप खुला शीशा करके बैठे हैं और बहुत डिफरेंट टेम्परेचर की हवा रेगुलर आपके चेहरे पे आ रही है या आपके कान पे ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो कई बार सिर्फ ऑडियो नर्व का ही पैरालिसिस हो जाता है। इंसान सब कुछ ठीक रहता है लेकिन सुनना उसकी कैपेसिटी बंद हो जाती है, या फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे केसेस में बिना टाइम गंवाए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि विद इन फ्यू डेज आप बिल्कुल रिकवर हो सके। बिल्कुल ठीक, बिकॉज डायग्नोसिस जब तक नहीं होगा तब तक एक्चुअल प्रॉब्लम का कभी पता नहीं चलता। तो ये जानना कि पीछे की वजह क्या है, किस वजह से आपको स्ट्रोक हुआ है, और उसका इलाज लेना टेम्परेरीली नहीं बल्कि उसे जड़ से खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आयुर्वेद में पॉसिबल है। अभी बात करेंगे कॉलर के साथ। हेलो प्रिया, हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। जी प्रिया। हेलो 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 मैम जी, गुड आफ्टरनून प्रिया, बताइए। 1 महीने से मेरे को बहुत हाथ में जैसे कभी कभी लगता है जैसे मेरा। हाँ हेलो मैम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ, मुझे लगता है जैसे मेरा हाथ बहुत सुन्न पड़ गया हो, और फिर मेरा मन करता है कि मैं उसे दांत से चबाऊं, और तभी बहुत अजीब सा लगता है, और कभी कभी पैर सोने लगता है। ओके, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ सुन हो गया, कभी पैर सुन हो गया, तो इनका जो मुझे इंडिकेशन लग रहा है वो वीकनेस की तरफ इशारा लग रहा है। वीकनेस की तरफ है, और दूसरा ये है कि इनका भी वाता का एग्रीवेशन है और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है। आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना। नंबर 1, आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। दवा आपको लेनी है अश्वगंधारिष्टम और बलारिष्टम, दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और महामाशादी तेलम और महानारायण तेलम, इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा उसमें कर्पूर आदि और चिनचिने आदि, ध्यान से सुने आप, चिनचिने आदि
तेल, इन चारों को मिक्स करके गर्म करें और अपने पूरी बॉडी की मसाज कराएं। उसके बाद थोड़ी देर स्टीम लें और उसके बाद गर्म पानी से नहाएं। रेगुलर 7 डेज ऐसा करें और अपनी डाइट इंप्रूव करें। कैल्शियम, आयरन, मिनरल और प्रोटीन्स डाइट को ऐड ऑन करें। आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 20-25 दिन करें, आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। राइट, बिकॉज हमारी कई बार डाइट या हमारा खान पान कुछ इस तरह का हो जाता है कि स्ट्रोक जैसी समस्याएं आ जाती हैं या फिर बॉडी में वीकनेस होने लगती है और उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाती है। जैसे कि अभी अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि अगर मसल्स वीक हो जाती हैं तब भी स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो डाइट को इंप्रूव करना कैन बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस स्ट्रोक। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो हेलो नैना, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम, मेरे को ना टॉयलेट की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आती है। और मैं 7 ग्लास पानी पीती हूँ, फिर उससे मेरे को वीकनेस भी, कहीं जाना हो तो टॉयलेट, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। मतलब आपका मतलब आपको यूरिन पास बहुत बार करना पड़ता है? यूरिन के लिए जाना पड़ता है इन्हें बार बार? जनरली या तो 2 कारण हो सकते हैं आपको इसके लिए। एक तो आपको यूरिन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा लें। अगर उसमें पेस्टल्स वगैरह आते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट लें। अगर दूसरा कारण ये हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो जैसे ही यूरिन वहाँ थोड़ा इकट्ठा होता है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ऐसे केस में आप वर्णादि कषायम 3 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले लें और साथ में चंद्र प्रभावती 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम लें। 1 टैबलेट आपको योगराज गुगलू की सुबह शाम लेनी है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप 1 महीना करेंगी तो बिल्कुल ये जो यूरिनेशन की बार बार प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। ब्लड शुगर भी अपना ज़रूर चेक करा लें क्योंकि ब्लड शुगर का लेवल हाई होने पे भी बार बार प्यास लगती है और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो 2-3 एग्जामिनेशन कराएं, वहाँ गड़बड़ है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। अदरवाइज ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताया है इसको किसी भी बीमारी के साथ आप इसे कैरी ऑन कर सकती हैं। चलिए, तो इन दवाओं को लीजिए और उसके बाद हमें कॉल बैक करके बताइएगा कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है इन दवाओं से आयुर्वेदिक। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। सना हमारे साथ फोन लाइन पर है आगरा से। जी सना। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो सना, गुड आफ्टरनून, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे जो है पैर बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं और मैं आपका ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ। मुझे 31 मेरी ईयर्स है, एज है और मुझे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब 15 डेज होती है। मैं 2 महीने से आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। आपने मुझे बताया था शतावरी सुपारी, उसमें आपको फर्क है? ब्लीडिंग में फर्क है करके वो मैं खा रही हूँ दूध के साथ देसी कांड मिलाकर। ओके, आपको दवाएं लेने से कुछ फर्क पड़ा है ब्लीडिंग में? क्या कम हुई है ब्लीडिंग? सुबह शाम ब्रेकफास्ट डिनर के बाद पी रही हूँ। सिप्लॉन लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है और ये हमसे हमारी बात को ठीक से नहीं सुन पाई हैं। तो अभी क्या कर ऐसा है कि ब्लीडिंग जब ज़्यादा होती है तो बहुत मुमकिन है कि उसकी वजह से ही वीकनेस बॉडी में ज़रूर आई होगी। तो वैसे आप बहुत सारी दवा ले रही हैं जिसमें अगर मैंने शतावरी बताई है तो वैसे भी वो रिजुविनेटिंग है और बॉडी को थोड़ी ताकत देती है। टांगें अगर आपकी खासकर वीक रहती हैं तो बलाश्वगंधादि तैलम से आप लोअर एब्डोमेन की मसाज करा सकती हैं और साथ में टांगों की मसाज करा सकती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो और आपकी जो तकलीफ है ठीक रहे। अब क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है इसके लिए साथ में डाइट सप्लीमेंट्स ठीक रखना ज़रूरी है। तो लोहा आसवम और द्राक्षारिष्टम को भी ऐड ऑन करें 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। चलिए, अभी पायल हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी पायल। लगता है पायल का संपर्क हमसे टूट चुका है। कई बार जैसे इन्होंने कहा लास्ट कॉलर ने कि इनके पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी पैरों में सूजन आ जाती है या फिर सुन्न हो जाते हैं, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है किसी एक पार्ट में बॉडी के। ऐसा क्यों होता है? देखिए, खास तौर पे अगर प्रेगनेंसी की बात की है तो उसमें बहुत कारण हो सकते हैं। उसमें हमें बहुत ध्यान रखने की बात है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या प्रोटीन का लेवल ब्लड में काफ़ी बढ़ सकता है जिसकी वजह से फिर सुन्न होते हैं, या फिर प्री एक्लम्सिया जैसी कंडीशन आ सकती है जिसमें फिट्स पड़ना कहते हैं या टांगों में बल पड़ना जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन इन केस आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यूरिन और ब्लड में प्रोटीन लेवल हाई हो गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत है, रेस्ट की बेसिकली ज़रूरत है, डाइट को ठीक रखने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली भी प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आपका बॉडी का वॉल्यूम बढ़ गया होता है और बॉडी वेट भी पैरों को ज़्यादा उठाना पड़ता है, ऐसे केस में अगर आप बहुत टाइम तक वर्किंग है और स्टैंडिंग आपकी ड्यूटी है या अगर आप सिटिंग भी रहते हैं तो क्योंकि पैर लटके रहते हैं इस वजह से वहां पे स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में बलाश्वगंधादि तेल से मसाज कराना या रात को सोते वक्त अपने सिर की बजाय पैरों के नीचे तकिया रखना बहुत यूजफुल रहता है। और जब प्रेगनेंसी के दौरान जो मसाज भी करानी है, अगर स्वेलिंग आ गई है पैरों पे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मसाज कराई जाती है उससे इस तरीके की स्वेलिंग जो है काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे डिफरेंट रीजन
रीजन हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है, और कई बार कोई भी रीजन नहीं होता, सिर्फ आपका पोस्चर ऐसा है और आप स्टैंडिंग रहती है, इस वजह से भी आ जाती है। तो कॉन्शियस रहना जरूरी है। अगर टेस्ट सारे ठीक पैरामीटर्स में है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है, सिंपली मसाज कराएं और पैरों के नीचे तकिया रखें, आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाए। चलिए, अभी स्ट्रोक के बारे में ढेर सारी चर्चा करेंगे विभा जी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार जब शरीर में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी हाई हो जाता है, या फिर एक इंसान अगर डायबिटिक हो, डायबिटीज का शिकार हो, तब भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, यानी खतरा बढ़ सकता है स्ट्रोक होने का। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस अपनाए जा सकते हैं, क्या किया जाए अगर आपको डायबिटीज है और आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हैं? इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर विभा के साथ, लेकिन उससे पहले अलका के साथ फोन लाइन पर बात करते हैं। जी अलका। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अलका, बताइए। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है, बट मैंने पहले भी आपको इस पर एसएमएस किया था। मेरा बेटा है 1 साल का, अब वो 1.5 साल का है, पर उसको बाय बर्थ उसको थायराइड हुआ है। मे बी ड्यू टू प्रेगनेंसी, मेरे को कुछ टाइम के लिए थायराइड था, बट आफ्टर प्रेगनेंसी मुक्त। बट आप मुझे प्लीज ये बताएंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ हम एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, और प्लीज मेडिसिन के भी नाम बता सकते हैं तो, और कुछ ऐसी चीज जो मैं अवॉइड करूँ उसको देना। ओके, 1 साल का इनका बेटा, बचपन से इसे थायराइड है, और ये जानना चाहती हैं कि क्या अवॉइड करें उसकी डाइट में, साथ साथ जो आयुर्वेदिक दवाएं लें उनके साथ एलोपैथिक भी फॉलो कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ आप एलोपैथिक फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए उस तरह की प्रेजेंटेशन में आयुर्वेदिक मेडिसिन कम आती हैं जो बच्चा इजीली ले पाए, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म में भी आती हैं उनके टेस्ट जो हैं बच्चे शायद उसको बहुत आराम से नहीं ले पाते हैं। अगर आपका बच्चा लेता है तो आपको पिपले आसवम और जीरका रिष्टम दोनों में से 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको देना है। और जो आप खाना बनाती हैं खास तौर पे उसमें सौंठ, मिर्च और पिपली तीनों संभाग ले लें और उसका एक मसाला बना के रख लें। जो उसके लिए कुकिंग करती हैं उसमें थोड़ा सा उसको ज़रूर डालें, थोड़ा बच्चे को बड़ा होने दें, उसके बाद उसको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम बात करेंगे पायल के साथ। जी पायल। अभी पायल का संपर्क हमसे टूट चुका है, पिंकी हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। जी पिंकी। हाँ जी, ये मैं कह रही थी कि मेरी बेटी ना 11 साल की है जी, और बहुत कमजोर है और हाइट भी उसकी अधिक नहीं है। लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 होने के बाद भी ना कोई भी काम कर रही होती है ना, अपना लैट्रिन और पेशाब रोक लेती है। उसकी वजह से वो पैंटी में ही कर देती है। ओके। और रात को सोते हुए उसका पेशाब निकल जाता है। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ओके, इन्होंने कहा कि इनकी बेटी काफी वीक है, वैसे तो उनकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है, तो अभी क्या कर सकती हैं ये? देखिए, पहले तो उसको हैबिट फॉर्मिंग की ज़रूरत है कि अगर वो पढ़ाई में बहुत बिजी है और इतना बिजी है कि उसको प्रेशर फील हो रहा है और वो नहीं जा रही है, तो ये एक हैबिट फॉर्मिंग की ज़रूरत है। जिस टाइम उसको प्रेशर हो, उसको क्योंकि पता है उसका ब्लैडर वीक है और वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगी, ऐसे केस में उसको आप आदत डालें कि वो जो भी कर रही है उसको छोड़े। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रेशर में, आयुर्वेद के हिसाब से किसी भी तरह के शारीरिक वेग को रोकना, खास सीरियस बीमारी को इन्विटेशन देना है। वेग कोई भी हो सकते हैं, जैसे यूरिन का है, स्टूल पास करने का है, छींक है, खांसी है, जम्भाई है, इन चीज़ों के अगर नेचुरल अर्ज जो बॉडी करती है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत तरह की सीरियस एलिमेंट्स हो सकती हैं। इसलिए प्लीज़ जब भी उसको यूरिन की सेंसेशन होती है उसको टॉयलेट ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो कंसंट्रेशन से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। और जब यूरिन इस तरीके से निकल जाता है तो फिर एक वैसे ही जो मेंटली हरासमेंट होती है वो और उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। बॉडी में क्योंकि वो वीक है, नंबर 1 उसका आप स्टूल एग्जामिनेशन कराएं, पेट में कीड़े होने की वजह से भी अक्सर ऐसा हो जाता है। नंबर 2 उसको डाइट ठीक दें जिसमें खासतौर पे प्रोटीन की डाइट शामिल हो। द्राक्षारिष्टम और लोहा आसवम दोनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें। चंद्र प्रभावटी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम उसको 3 महीने के लिए खिलाएं। इसके अलावा सालब मिश्री, सालब पंजा और अकरकरा और श्वेत मूसली, इन चीज़ों को संभाग लेके पाउडर कर लें। इस पाउडर का 1 चम्मच रात को 1 कप दूध में भिगो के रखें, सुबह उठ के उसको बॉयल करें और उसको पीने के लिए दें। ऐसा भी रेगुलर 3 महीने करें, लेकिन इसके साथ साथ जो हैबिट है उसकी फॉर्मेशन आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनहाइजेनिकली भी होता है। तो हैबिट ठीक करें और जो मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया उसको दें। डाइट में थोड़ा प्रोटीन ऐड ऑन करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए, तो उनकी डाइट का ध्यान रखिए, इन दवाओं को उन्हें दीजिए रेगुलरली 3 मंथ्स तक। पेशेंस के साथ साथ ज़रूर उनकी प्रॉब्लम दूर होगी। और साथ साथ जैसे कि विभा जी ने कहा कि एक हैबिट फॉर्मेशन उन्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक माँ से बेहतर अपने बच्चों को कोई भी हैबिट सिखाना मुझे लगता है कोई और नहीं जानता। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। मंजू हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी मंजू।
हाँ जी, ऐसा है कि 8 साल पहले मेरे हस्बैंड 70 ईयर्स के हैं जी। उनको 8 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था माइनर। तो उससे उनका चलने की जो स्पीड है बहुत ही स्लो हो गई है, काफी स्लो है। तो उसमें यानी सब चीजों में स्लो बन गया है। तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? पहले हमने एलोपैथिक लिया था, उनको एडमिट भी कराया था, उससे उनका जो पैरालिसिस अटैक का था ना वो तो टल गया जी। पर अब ब्रेन स्ट्रोक है। एक बार उनका ब्लड प्रेशर 200 पहुंच गया था, जबकि उनको कभी रहता नहीं था। तो उससे ही उनको बता रहे थे कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो उसके लिए अब हम कोई मसाज वगैरह जैसे या आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट किस तरह का हम ले सकते हैं? ओके, आप क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले इसके बारे में बात करेंगे, आपको जरूर बताएंगी डॉक्टर विभा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम है तो वो बड़ी होकर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बनती जा रही है, और हम सब अपना लाइफस्टाइल बदलने को तैयार ही नहीं है। हमें लगता है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, बस पैसा कमाना है हमें तो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो इनका भी सेवन कहीं ना कहीं हमारी मसल्स को वीक करता है, हमारे लिवर पर असर डालता है, और एट द एंड स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो स्मोकिंग है, जो अल्कोहल है, इन द लॉन्ग रन हमें बहुत सारी बीमारियां दे सकता है। तो सबसे पहले तो इनको अवॉइड कीजिए, उसके बाद अपने खान पान को ठीक कीजिए, अपने जो आप रोज बाहर जाते हैं या फिर आप काम करते हैं उसमें भी चेंजेस लाइए, बैठने के पोस्चर को सुधारिए, जिससे कि स्ट्रोक होने का खतरा काफी हद तक कम हो सके। वैसे विभा जी, ब्रेक में जाने से पहले मंजू ने हमसे सवाल किया था कि उनके हस्बैंड इज 70 ईयर्स ओल्ड, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है अभी, तो क्या कर सकती हैं वो? देखिए, बिल्कुल उनको आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। एक तो सबसे पहले उनको बस्ती कराना चाहिए एटलीस्ट 14 डेज के लिए। बस्ती एक तरह से एनस के थ्रू मेडिसिन को अंदर डाला जाता है, जो वाता का बैलेंसिंग करती हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। इसके अलावा नारायण तेलम, धनवंतरम तेलम, कर्पूर आदि और चिनचिने आदि, इन तेलों को मिक्स करके आपस में फुल बॉडी मसाज के साथ, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें और भी बेहतर है कि वो दशमूल और रासनादी क्वाथ के साथ स्टीम लें। यानी कि स्टीम खाली पानी को बॉयल करके, या उस स्टीम को लेने से स्टीम नहीं होती, कुछ खास औषधियाँ पानी में बॉयल करके उनकी स्टीम ली जाती हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है, आप जहाँ भी रहती हैं, तो आप वैसा करें, कम से कम 7 to 10 डेज। इसके अलावा अश्वगंधारिष्टम और सारस्वतारिष्टम 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लें, रेगुलर कम से कम 6 महीने के लिए दें। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो ब्रह्म रसायन भी 2 चम्मच सुबह खाली पेट लेना है दूध के साथ, और उसके बाद 2 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके या बाकी जो कुछ भी उनका मेडिसिन चल रही हैं उनके साथ दवा लें, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को इस तरह से फॉलो करें। वॉक ज़रूर करें और ओवरवेट ना होने दें। ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। आपने डायबिटीज कहा तो मुझे भी याद आ गया कि कुछ देर पहले हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको भी स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। उनको स्ट्रोक होने का खतरा इस तरह से बढ़ जाता है कि जब ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कोमा में चला जाता है, और जब कोमा में चला जाता है तो पूरी बॉडी वैसे ही पैरालिटिक स्टेट में आ जाती है। तो ब्लड शुगर का और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। ये 2 ऐसे एक्सटर्नल रीजंस हैं जिनकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया कि अल्कोहलिज्म ज़्यादा पीना, शराब वगैरह ज़्यादा पीना और निकोटिन का ज़्यादा सेवन भी नर्वस सिस्टम को अचानक ब्रेक डाउन कर सकता है। आपको थोड़े टाइम के लिए लगता है कि आपको शायद एनर्जी मिल गई है। स्मोक करने वाले भी ऐसा कहते हैं कि जब हम डल फील करते हैं तो एक सिगरेट पी लेते हैं तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है। वो टेम्परेरी बूस्ट है, लेकिन अल्टीमेटली वो नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको पैरालिटिक स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, इन चीज़ों को अवॉइड करना हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। इसी के साथ कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एसएमएस हमें भेजा, इन्होंने नाम अगेन नहीं दिया है अपना। ये जानना चाहती हैं कि इनकी ब्रेस्ट बहुत डिक्रीज होती जा रही है, 1 साल का बेबी है इनका, ब्रेस्ट इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई खास इस तरीके की जो क्लेम करते हैं मेडिसिन की उससे ऐसा ठीक हो जाता है, वो जनरली नहीं होता है। आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी है, आपको प्रोटीन्स डाइट में ऐड ऑन करने हैं, और कुछ खास तेल हैं जिससे बलालाक्षादी तैलम, उससे आप अपवर्ड्स डायरेक्शन में रेगुलर मसाज करा सकते हैं। तो उससे जो सैगिंग है वो कम हो जाएगी और जो फर्मनेस है वो वापस आ जाएगी। तो इसके लिए रेगुलर मसाज बलालाक्षादी तैलम से करें और साथ में प्रोटीनियस डाइट लें, वो ठीक रहेंगे।
नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है 34 इयर्स ओल्ड हैं ये, मोना का एसएमएस है। इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और इनकी एक डॉटर है 7 साल की। इनकी डॉटर का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। इन्होंने लिखा है कि शी हैज आल्सो टेकन इंजेक्शंस दैट इज टू बी टेकन विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अब ये सेकंड बच्चा प्लान करने जा रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए सेकंड बेबी प्लान करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो क्या इन्हें लोगों की बातों में जाना चाहिए या फिर सेकंड बेबी प्लान? देखिए, तो इंडिया में लोग बहुत कहते हैं और आधा ट्रीटमेंट शायद लोग ही करते हैं। ये ठीक है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है उनका नेक्स्ट बेबी अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं उस केस में जिनमें पहला बच्चा पॉजिटिव हो, जैसा इनका है, और इंजेक्शन ना लगाया गया हो, क्योंकि इन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया है 24 आवर्स के अंदर, इसलिए इनको किसी भी तरह की टेंशन रखने की जरूरत नहीं है और दूसरा बच्चा इनको प्लान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान अराउंड 4, 5 और 6 मंथ्स में इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट एक टेस्ट होता है, आईसीटी उसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, उसको ये कराएं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही होगी तो उस टेस्ट में आ जाएगी, वरना 99% अगर टाइमली इंजेक्शन वो ले लिया गया था डिलीवरी के टाइम तो अब ऐसा कोई दिक्कत होने की चांसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास, इनकी डिलीवरी के 4 मंथ के बाद इन्हें स्किन प्रॉब्लम हो गई थी जिसे डॉक्टर ने छपाकी कहा था। एक टैबलेट ले रही हैं, एट्रैक्स इन्होंने लिखा है, और जब तक लेती हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर से हो जाता है। क्या कर सकती हैं? किरण का एसएमएस है। देखिए, ये पित्त का एग्रीवेशन है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और अचानक थोड़ी देर बाद वो सबसाइड भी हो जाते हैं। तो जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन हो जाती है और पित्त की एग्रीवेशन हो जाती है तो इस तरीके की बीमारी हो जाती है। और जनरली मुझे लगता है एलोपैथ में सिवाय एक एंटी एलर्जिक लेने के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो नंबर 1, इनको अपना पित्त का एग्रीवेशन ठीक करना चाहिए, डाइट में थोड़ा घी शामिल करना चाहिए और मसालों को कम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इनको शंख भस्म लेनी है 250 मिलीग्राम, 250 भी शायद इनके लिए डोज कम है, अगर ये एडल्ट हैं तो 500 मिलीग्राम सुबह शाम शंख भस्म लेनी है इनको मलाई के साथ। और साथ में इनको सारीबाद्या अरिष्टम और चंदनासवम लेना है 5-5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और प्रवाल पंचामृत एक टैबलेट सुबह शाम लेना है। 1 महीना ऐसा लें और फिर हमें बताएं कैसा चलता है। चलिए डॉक्टर विभा, आप यहाँ पर आई, आपने बताया स्ट्रोक से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए, किस तरह के चेंजेस लाएं जिंदगी में और क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।